ये जो कहानी है, ये कहानी अबरार अहमद साहब की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में यानी 2008 में ये बताते हैं कि मैं शाहरा फैसल के एक ऑफिस में कस्टमर सर्विसेज में नाइट की जॉब किया करता था। वैसे जो आम दिन होते हैं उन आम दिनों में मेरे साथ दीगर लड़के लड़कियां मौजूद हुआ करते थे। लेकिन जहाँ तक सैटरडे का ताल्लुक है तो मुझे महीने के आखिर वाला जो सैटरडे है उस सैटरडे ऑफिस में अकेले रुक के अपना काम कंप्लीट करना होता था। वैसे आमतौर पे ऐसा होता था कि जब मैं सैटरडे को ऑफिस में रुकता था तो हमारे ऑफिस के बाहर यानी इमीडिएटली बाहर हमारा एक गार्ड था जो कि मौजूद हुआ करता था। लेकिन उस रात जिस रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, इत्तेफाक से हमारा जो गार्ड था तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं पहुंच पाया। मैं अकेला ऑफिस के अंदर मौजूद था और मुझे सुबह तकरीबन 5-6 बजे तक अपनी जो भी फाइल हैं उनको कंप्लीट करना था। और ना सिर्फ कंप्लीट करना था बल्कि रिपोर्ट बना के तैयार करनी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ऑफिस का काम कर रहा था और रात के तकरीबन 3:15 बजे का टाइम था। एकदम से हमारे ऑफिस की या हमारे इस बिल्डिंग की इस फ्लोर की लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट गई, जाहिर सी बात है हमारा जो सिस्टम था वो यूपीएस की वजह से ऑन था, यानी कि जब भी लाइट जाती थी तो हमारे जो कंप्यूटर थे वो बंद नहीं हुआ करते थे। मेरे आगे और मेरे सिस्टम के पास हल्की हल्की रोशनी मौजूद थी और जब मेरी नज़र बाहर की तरफ यानी जहाँ पे खिड़की मौजूद है उस तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के बाहर की तरफ कोई मौजूद है और लाइट जाने के बावजूद उसका जो शेडो है वो खिड़की से अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी खिड़की के बाहर की तरफ मौजूद था, मुझे लग रहा था कि शायद हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आ चुका है और आने के बाद वो आमतौर पे बाहर अपना सामान वगैरह रखता था और अपनी जो भी सेटिंग वगैरह है उसको करने के बाद अंदर आके सलाम किया करता था। मैं मुतमईन हो गया कि चलो अब तो सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका है। मैंने दोबारा से जो भी मेरा काम था उसको कंप्लीट करना शुरू कर दिया। वैसे आमतौर पे जो हमारी बिल्डिंग थी अगर उसकी लाइट चले जाए तो लाइट जाने के आधे पौन घंटे में वापस आ जाया करती थी। लेकिन इत्तेफाक है कि मैं 5 या 7 मिनट तक मज़ीद काम करता रहा और मैं हैरान था कि अब तक हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर दाखिल क्यों नहीं हुआ है। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा जो मेरा कमरा है यानी जिस कमरे के अंदर मैं मौजूद था उस कमरे के सीधे हाथ की तरफ जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पे कोई मूवमेंट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है और जो भी मौजूद है वो कभी आगे कभी पीछे चलता है और उसके मूव करने की वजह से उसके कदमों की आवाज़ मुझे वाज़े तौर पे सुनाई देती है। अजीब बात ये थी कि उस तरफ अंधेरा मौजूद था लेकिन मुझे इतना गुमा ज़रूर हो रहा था कि हो ना कोई वहाँ पे ज़रूर मौजूद है। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड था और ये इस तरह की हरकत कर रहा था तो यकीनन ये जो हरकत थी ये बड़ी अजीब हरकत थी और इतनी रात में मुझे इस तरह से डराना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे गौर किया तो मुझे कुछ अजीब अजीब से बिखरे बिखरे से बाल दिखाई देना शुरू हुए। ऐसा लग रहा था यानी जो हल्की हल्की रोशनी थी उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई सनफ़े नाजुक है जिसके बहुत ही बड़े बहुत ही घने बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं जो कि बिखरे हुए हैं और उसके बाल इस कदर बिखरे हुए हैं कि हल्की हल्की रोशनी में मुझे बाकायदा वो दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, यानी उसकी जो पीठ वाला हिस्सा था वो शायद मेरी तरफ मौजूद था जबकि वो खिड़की से बाहर की तरफ या फिर किसी और तरफ कोई काम कर रही थी या उस तरफ देख रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी रात में इस ऑफिस के अंदर जहाँ पे लड़कियों का रात में रुकना वैसे भी अलाउड नहीं था, ये लड़की या औरत यहाँ पे क्यों कर इस अंधेरे में मौजूद थी और ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि कोने में अपोजिट डायरेक्शन में अपना मुंह करके खड़ी हुई थी। खैर अब मैंने मेरे पास जो मोबाइल मौजूद था उस दौर के हिसाब से जो मोबाइल्स थे उनके अंदर टॉर्च बड़े बेहतरीन काम किया करते थे। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और टॉर्च ऑन करने के बाद मैंने उस तरफ लाइट को मारना शुरू किया। अब जैसे ही मैंने लाइट को उस तरफ मारना शुरू किया तो वाकई में एक लड़की जिसने बज़ाहिर पीले कलर का लिबास पहन रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माइयों के फंक्शन से वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके खड़ी हुई है। उसने दीवार की तरफ मुंह किया हुआ था और वो मुसलसल दीवार की तरफ मुंह करने के साथ बार बार अपने जिस्म को हिला रही थी,
यानी कभी वो अपने मुंह को, अपने कंधों को आगे पीछे करती, जैसे कि कोई ख़ास चीज़ कर रही हो या कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हो। सच्ची बात यह कि उस लड़की को देखने के बाद जो मेरी परेशानी थी अब बढ़ चुकी थी। अब मुझे लग रहा था मामला यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वैसे भी यहाँ की लाइट गई हुई है। अगर लड़की कोई यहाँ पे आती भी तो वो दरवाजे के रास्ते या नॉक करने के बाद कमरे के अंदर या ऑफिस के अंदर दाखिल होती। अभी जबकि मैं उसको पीछे की तरफ से लाइट मार के देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर से नीचे की तरफ मैंने उसका जायज़ा लेना शुरू किया था। आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़की ने अब अपने आप को, अपने वजूद को पलटना शुरू किया। यानी अब वो चाहती थी कि वो पलटे और पलटने के बाद मैं एग्जैक्टली उसके चेहरे को, उसकी आंखों को ना सिर्फ देख सकूं बल्कि उसको पहचानने की कोशिश कर सकूं। आप यकीन करें कि जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे को घुमाने के बाद मेरी तरफ देखना शुरू किया है तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पूरे जिस्म पे सर्दी सी तारी हो चुकी है और मैं लाख कोशिश के बावजूद ना ही उससे कुछ पूछ पा रहा हूँ, ना ही मेरी बॉडी अपनी जगह से मूव कर पा रही थी। बात यह थी कि जो लड़की थी इसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे झलसा हुआ चेहरा है। और हैरानकुन बात यह थी कि इस लड़की की जो आंखें थीं या इसकी जो आई बॉल्स थीं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद होती हुई दिखाई दे रही थीं। अब इस टॉर्च की रोशनी में मुझे जितना समझ में आया था यह तो कन्फर्म था कि ये लड़की किसी भी तरह इंसान नहीं हो सकती थी। खैर अल्लाह जानते कि मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू रखा और ना सिर्फ काबू रखा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए मैंने गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा जो चेहरा था मुसलसल इस लड़की की तरफ था, जबकि मैं उल्टे कदमों अपने इस ऑफिस के रूम से सीधा बाहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसी दौरानिए में जबकि मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया उस लड़की ने भी पलट के मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। हैरानकुन बात यह थी कि जैसे जैसे वो लड़की ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी वैसे वैसे मुझे पायल और घुंघरू की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सच्ची बात यह कि मैंने गए वक्तों में अपने नाना से, अपने दादा से बहुत सारे इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के किस्से सुन रखे थे और मुझे अंदाज़ा था कि रात में इस तरह से एकदम से एक लड़की का मेरे इस ऑफिस के कमरे में नज़र आना और फिर उसके कदम रखने पे पायल या घुंघरू की आवाज़ मुझे सुनाई देना, इन तमाम बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे सामने एक चुड़ैल मौजूद है। बहरहाल बस अल्लाह ही जानता है कि मैं जैसे तैसे अगले 15-20 सेकंड के अंदर उस रूम के अंदर से बाहर आया और जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि हमारी बिल्डिंग की न सिर्फ लाइट आ चुकी थी बल्कि मुझे बाकायदा अपने पीछे किसी के आने का एहसास हो रहा था। हैरानकुन बात यह थी कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो जब तक मैं दरवाजे पे या बिल्डिंग के बाहर नहीं पहुंचा मुझे मुसलसल पायल और घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर जब मैं बिल्डिंग से बाहर आया वहाँ आने के बाद मैंने ज़रा सुकून का सांस लिया और काफ़ी देर तक अपने ऊपर दम दुरूद करता रहा। कुछ देर के बाद जब फजर की अजान हुई तो मैं सीधा अपने घर चला गया और जब मैं अगली शिफ्ट में या एक आध दिन बाद जब वापस ऑफिस आया तो मैंने यहाँ के जो बॉस थे उनसे इस वाक़े के बारे में ज़िक्र किया। जब उन्होंने ये सारा वाक़या सुना तो ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन शायद मुझे नहीं बताना चाहते। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जब तक उस ऑफ़िस के अंदर जॉब की तो मैंने हफ्ते को अकेले उस ऑफ़िस के अंदर रुकने से माजरत कर ली थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये कहानी अब से तकरीबन 11-12 साल पहले मेरे साथ पेश आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में यानी 2013-2012 में मैं मलेशिया में रहा करता था और अक्सर औकात गुज़रा औकात के लिए जैसे लोग कोई ना कोई काम किया करते हैं वैसे ही मैं भी कोई ना कोई काम करता रहता था। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में मलेशिया के अंदर काम करने में या टैक्सी ड्राइवर बनने में बहुत ज़्यादा आसानी हुआ करती थी।
लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब होती चली गई, तो अगर आप आज की बात करें तो वहाँ पे रुकना या वहाँ पे काम करना, इवन वहाँ पे टैक्सी चलाना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता है। खैर उस दौर में यानी कि 2013 में जब मैं एक अपने दोस्त की टैक्सी चलाया करता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि दिन के औकात में मेरा दोस्त खुद टैक्सी चलाता था, जबकि जब रात हो जाती थी तो वो उसी टैक्सी को मुझे चलाने के लिए दे दिया करता था। अक्सर मैं कोशिश करता था कि उन इलाकों में, उन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे हाईवेज़ पे टैक्सी चलाऊं। उसकी वजह ये थी कि उस दौर में मेरे पास ना ही वहाँ का लाइसेंस मौजूद था और ना ही मेरे पास वर्क परमिट हुआ करता था। तो सरासर ये जो कुछ था ये मेरे दोस्त की फेवर थी, ये उसकी मेहरबानी थी कि उसके कागजात पे उसकी टैक्सी को मैं रात में चलाया करता था। तो वैसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे अपनी इस दोस्त की टैक्सी को लेके हाईवे की तरफ रवाना हुआ। मेरी कोशिश थी कि यहाँ से 2 या 3 घंटे के मुसाफिर पे जो शहर मौजूद हैं, अगर मुझे वहाँ का कोई जाने आने का पैसेंजर मिल जाए या फिर कम से कम जाने का पैसेंजर मिल जाए तो मेरा जाने आने का किराया मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप इस रोड के नाम की बात करें तो इसको E8 एक्सप्रेसवे कहा जाता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उस रात रोड के ऊपर आया तो सामने ही एक फैमिली खड़ी हुई थी जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग औरत, उनके साथ साथ उनके शौहर और 2 बच्चे मौजूद थे। इन लोगों को इस शहर से 2-3 घंटे के रास्ते पे एक गांव मौजूद था, वहाँ पे जाना था। और वहाँ जाने के बाद इन्होंने कहा था कि अगर हमें वापस आना हुआ तो हम आपको बता देंगे, अगर नहीं आना हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के आपको वहाँ से रवाना कर देंगे। अब बात ये थी कि ये जो सफ़र था इसके अंदर मुझे इतने पैसे मिल रहे थे कि जाने आने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे मेरी जेब में आ जाते। तो मैंने वक्त का बेहतर फ़ैसला किया, मैंने हामी भरी और इस फैमिली को गाड़ी में यानी टैक्सी में बिठा लिया। ये जो जाने का सफ़र था, इस सफ़र के दौरान ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये जो सर्दी है इसका एहसास बढ़ता चला जा रहा है। कुछ अजीब तरीके से आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। हालांकि आमतौर पे इस एरिए में या इस मलेशिया के हिस्से में सर्दी का एहसास इतनी आसानी से नहीं हुआ करता। कभी मुझे लगता कि शायद मुझे हरारत हो चुकी है या बुखार हो चुका है जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। खैर जब मैंने इस फैमिली को इनके मंजिल पे छोड़ा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1:15-2 बजे का टाइम था। और जब इस फैमिली को मैंने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद वापसी जब मैं इस रास्ते से आने के लिए रवाना हुआ तो ये तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता था। और मेरा ख्याल था कि मैं गाने वगैरह चला के एंजॉय करता हुआ इस सफ़र से खैरियत से वापस आ जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने वापसी का सफ़र इख्तियार किया तो मुझे लग रहा था कि मेरी जो हालत है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिगड़ती चली जा रही है। न सिर्फ मेरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था बल्कि मुझे लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे बुखार चढ़ता चला जा रहा है। खैर क्योंकि ये जो सफ़र था ये मुझे करना था और इस सफ़र के बदले मेरी थोड़ी बहुत आमदनी हो जानी थी। बहरहाल जब मैं निकला तो मैंने वैसे ही अपनी टैक्सी के अंदर गाने प्ले कर दिए और गाने सुनता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। अच्छा, ये जो E8 एक्सप्रेस वे है इसमें एक हिस्सा ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपके लेफ़्ट और राइट पे दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है। जैसे कि आमतौर पे जब आप कराची से हैदराबाद जाते हैं तो बीच में एक हिस्सा ऐसा मौजूद होता है कि जहाँ पे आपको महसूस होता है कि लेफ़्ट और राइट में कुछ छोटे छोटे पहाड़ी टीले मौजूद हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक ना ही आबादी मौजूद है ना ही किसी भी किस्म की लाइट्स या इस तरह का इंतज़ाम मौजूद है। बहरहाल जब मैं एग्जैक्टली उस मकाम पे पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ एक बच्चा है जिसने बज़ाहिर स्कूल का यूनिफ़ॉर्म पहन रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो स्कूल का यूनिफ़ॉर्म है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और जगह जगह से उस यूनिफ़ॉर्म के अंदर छोटे छोटे से सुराख नज़र आ रहे हैं। उसने एक बड़ा सा बैग ना सिर्फ अपने कंधे के ऊपर लटका रखा है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी से सुबह के स्कूल के लिए वो रवाना हो चुका है। कुछ अजीब तरीके से वो चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव में या तो कोई चोट लगी हुई है या फिर उसको पाँव रखने में मुश्किल का सामना है। हैरानकुन बात यह थी कि अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में इस पूरे रोड पे, इस पूरे एक्सप्रेस वे पे ना ही कोई स्कूल मौजूद था और ना ही कोई इस तरह की निशानी मौजूद थी।
मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात में यह बच्चा इस सुनसान जगह पे, जहाँ पे आबादी भी मौजूद नहीं है, बिल आखिर कहाँ जा रहा है। पहले मैंने सोचा कि मैं रोकूं, इस बच्चे से पूछूं, अगर इसको आगे जाना है तो मैं इसको लिफ्ट दे दूं। लेकिन बात ये भी थी कि जो टैक्सी थी या इसका जो मालिक था वो मेरा दोस्त तो था, लेकिन अल्लाह ना करे कोई क्राइम हो जाता, टैक्सी छिन जाती या मैं इससे महरूम हो जाता, तो मेरे साथ साथ उस शख्स को भी मुश्किल में आ जाना था। खैर, मैंने उसको इग्नोर किया और मुसलसल सीधा चलता चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे सफ़र करते करते मेरा ख्याल है कि 5 या 7 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। उसी रोड पे वैसी ही जगह थी, दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी की लाइट्स में मुझे कोई नज़र आना शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे वैसे जब मैं आगे जा रहा था, तो वैसे वैसे वो जो भी वजूद था वो मुझे दोबारा से नज़र आना शुरू हो चुका था। अजीब बात यह थी कि जब मैं मज़ीद आगे गया तो मैंने देखा कि वही बच्चा या वैसा ही बच्चा उसी यूनिफॉर्म में, वैसे ही हुलिये में, और अजीब बात ये थी कि वैसी ही चाल में वो ना सिर्फ चल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था वही बच्चा जो कि अब से कुछ देर पहले मैंने पीछे देखा था, वो वैसे ही इस स्कूल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मुझसे पहले या मेरे बाद ना ही कोई गाड़ी मुझे क्रॉस कर सकी थी और ना ही मैंने किसी और गाड़ी में उस बच्चे को बैठते हुए या उतरते हुए देखा था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, हो सकता है मैं नींद में हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी की सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं। बहरहाल मैंने एक बार फिर इस बच्चे को नज़रअंदाज किया और दोबारा से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि मुझे गाड़ी चलाते चलाते मुश्किल से 5 या 10 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। फिर ऐसा लगने लगा कि जहाँ पे, जिस रोड पे मैं चलता चला जा रहा हूँ, उस रोड पे अब सीधे हाथ की तरफ, यानी कि मेरे राइट साइड पे वही बच्चा उसी हुलिये में, उसी यूनिफॉर्म में और वैसे ही चलता हुआ जा रहा है। और अजीब बात यह है कि वैसे ही उसने बैग लटका रखा है। आप यकीन करें कि जब तीसरी बार मैंने उस बच्चे को इस तरह से चलते हुए देखा, तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बच्चे को गाड़ी के ज़रिए क्रॉस कर सकूं। एक अजीब मेरी कैफियत थी, मेरे पसीने छूट रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब की बार जब मैं इस बच्चे के बराबर से गुजरूंगा तो हो सकता है एकदम से मेरी गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होने वाला है। जितनी भी कुरानी आयत मुझे आती थी, मैंने एक एक करके उसकी तिलावत शुरू की और जैसे जैसे मैं तिलावत कर रहा था वैसे वैसे मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर होती चली जा रही थी। इसी तरह जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा और मेरा ख्याल है कि मज़ीद 5 मिनट गुजरे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि मैंने अब चौथी बार उस बच्चे को उसी हुलिये में, वैसी ही हालत में, वैसे ही यूनिफॉर्म में और वैसी ही चाल के साथ चलते हुए देखा। अब की बार अजीब बात यह थी कि ये जो बच्चा था ये पलटने के बाद मेरी तरफ देख रहा था और आप यकीन करें, जब मैं उस बच्चे के बिल्कुल बराबर में से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे उसकी जो आंखें हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं या उसकी जो आई बॉल्स हैं मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी हैं। आप यकीन करें, जैसे तैसे हाँफते काँपते जब मैंने ये रास्ता उबूर किया तो घर पहुंचते ही मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले बुखार नहीं था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे शिद्दत से बुखार हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये जो रात है मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। खैर, अल्लाह का शुक्र, अगले दिन मैंने डॉक्टर से भी रब्ता किया और वहाँ पे एक साहब थे जो कि झाड़ फूँक किया करते थे। मैंने उनके पास जाके दम दुरूद करवाया, तब कहीं जाके मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। लेकिन उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में ये जो एक्सप्रेस वे है यहाँ से गुज़रने से परहेज़ करना है।